बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और उसके लिए जो क्वेश्चन हमने करना है वो बीए बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी 2016 में मैथमेटिक्स ए कोर्स के पेपर 1 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि किस तरह से ख़ास किस्म के फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो और जो लेक्चर कंटेंट्स जो हैं वो यूज़फुल होंगे बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स ए कोर्स 1, बीएस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस, पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स और पीपीएससी मैथमेटिक्स सीएसएस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ए कोर्स 1 बीए बीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 2016 क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। लेट f of x be equal to x cos 1 over x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ये फंक्शन उसने खुद डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ ज़रा गौर से देखें कि ये जो f of 0 आया वो यहाँ पुट करके नहीं आया। ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ उसने x की जगह 0 नहीं पुट किया। ये फंक्शन डिफाइन किसके लिए है? जब x 0 नहीं होगा। और x इज इक्वल टू 0 पुट करके जो वैल्यू 0 आई हुई है वो किसी फंक्शन में पुट करके नहीं आई हुई, उसने खुद दी हुई है। यानी उसने फंक्शन खुद डिफाइन इस तरह किया हुआ है कि जी आप जब फंक्शन जब x 0 नहीं होगा तो आपने फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है? वो ये लेनी है। और जब x 0 होगा तब आपने फंक्शन की ये वाली वैल्यू 0 लेनी है। ये इस फंक्शन से नहीं आई है। बस यही आपको बताना था कि फंक्शन डिफाइंड है f of x equal to x cos 1 over x when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0. Okay, keeping this definition in mind, what we have to do, discuss the continuity of f at x is equal to 0। पता करें कि फंक्शन जो है x is equal to 0 के ऊपर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आप देखें, एक मसला तो हमारे पास है कि हम x की जगह 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते। x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर 0, इन्फिनिटी हो जाएगा और वो कॉज की डोमेन में इन्फिनिटी मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर हम x को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, यानी x लें r माइनस 0, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो जो बाकी सेट बचेगा उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये तो आप सबको पता है। आप सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कॉज x की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान लाई करती है। तो ऐसा को तो हम यही कह रहे हैं ना। अब तो x जो है वो 0 तो है ही नहीं है, तो 1 ओवर 0 होगा नहीं। इसलिए आपके पास जो आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो -1 और 1 के दरमियान लाई करेगी, क्योंकि आपका इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। 0 आपने छोड़ दिया ना, जिसके ऊपर इन्फिनिटी होना था। 1 ओवर 0 लेंगे नहीं आप, ये आपने कह दिया कि x बिलोंग्स टू r माइनस 0, 0 उसमें से निकाल दिया। तो अब आपके पास cos 1 ओवर x की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान लाई। अच्छा जी, हम अब ना पहले राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट मालूम करने का तरीका ज़रा समझिएगा। ये तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई है कि ये कैसे आया है। समझ आ गई है ना ये कैसे आया है? ये ऐसे आया है कि cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, इसलिए ये रिलेशन तो आ गई आपके पास। अब राइट हैंड लिमिट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी तरफ तो जो देते हैं कि राइट हैंड लिमिट जब लेनी है तो नंबर लाइन हम प्लॉट करते हैं पहले और फिर यहाँ पे 0 मार्क कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के मतलब है कि x जो है वो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ से आएगा। लिमिट हमने लेनी है x अप्रोचेज 0, और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग ये है कि x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आएगा और 0 से बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरफ हैं, इस तरफ। इसलिए इस तरफ से x आएगा, 0 को अप्रोच करेगा। चूँकि ये 0 से राइट हैंड साइड बनती है इसलिए हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और इसमें आपके पास x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। जाहिर बात है 0 से बड़ा होगा। अब इसका रोल यहाँ पे देखते हैं कि अगर x 0 से बड़ा है तो फिर इनइक्वालिटी को उससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए x के साथ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पता चल गया कि x ग्रेटर देन 0 है
तो हम इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो -1 से तो -x आएगा, लेसर और इक्वल टू x कॉज 1/x लेसर और इक्वल टू x। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0+। ये मैंने 0+ इसलिए लिखा है कि आप केस डिस्कस कर रहे हैं जब x ग्रेटर देन 0 है। आप केस डिस्कस कर रहे हैं, ये देख लें आप कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 हो तो लिमिट कौन सी बनती है, लिमिट राइट हैंड लिमिट बनती है, आपके सामने है। x ग्रेटर देन 0 हो तो वो राइट हैंड लिमिट बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस लगाया है, 0+। 0+ सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, सिर्फ लिमिट नहीं ले रहे। तो मैंने ली लिमिट x अप्रोचेस 0+ -x, लिमिट x अप्रोचेस 0+ x cos 1/x, लिमिट x अप्रोचेस 0+ x। अब आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो क्या सूरत बनेगी, इधर आपके पास x 0 लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है ना, इधर भी 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको याद होगा सैंडविच थ्योरम था, सैंडविच थ्योरम ये है, जैसे सैंडविच नहीं कहते आप, सैंडविच थ्योरम ये है कि अगर ये लिमिट जो जो दोनों लिमिट्स अगर सेम हैं तो ये दरमियान वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी यही होगी। आप देख रहे हैं जो साइडों पे फंक्शंस हैं उनकी लिमिट आई है 0, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी लाजमी तौर पे फिर वही लिमिट आनी है। तो फिर हम करते हैं कि यूजिंग सैंडविच थ्योरम वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0+ x 1/x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि उसके दाएं बाएं जो है 0 आई है लिमिट, ये दाएं बाएं अगर 0 आई है तो दरमियान वाली की भी लिमिट यही 0 ही रहनी है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट जो है 0 है, लिमिट x अप्रोचेस 0+ f(x) इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिस तरह वहाँ डिस्कस हमने किया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप इस नंबर लाइन की जो है नंबर लाइन पे 0 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आएंगे। जब आप 0 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आएंगे तो वो ये पाथ बनेगा, वो फिर चूंकि 0 से लेफ्ट हैंड साइड से आता है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें भी आपको पता है कि यहाँ जब यहाँ से इस तरफ से आएंगे तो x हमेशा 0 से छोटा होगा। अब x लेस देन 0 जब हो तो उसको इनइक्वालिटी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर हम कहते हैं कि इफ x इज लेस देन 0 देन फ्रॉम 1, ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कराया -x। और ये देखें आप, पहले आपके पास ये वाला था लेसर और इक्वल टू, तो जैसे ही आपने उसको मल्टीप्लाई कराया x से तो वो क्या बन गया, ग्रेटर और इक्वल टू। इसी तरह पहले आपके पास क्या था, x लेसर और इक्वल टू था, जैसे ही आपने x से मल्टीप्लाई कराया जो कि बजाते खुद नेगेटिव है तो वो ग्रेटर इक्वल टू हो गया। तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया है। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड वी हैव कि अब लिमिट ले लेते हैं। लिमिट अब हमें x अप्रोचेस 0 माइनस लेनी पड़ेगी, चूँकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो आपको x अप्रोचेस 0 माइनस लेनी पड़ेगी। और अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 0 और ये भी 0, फिर सैंडविच थ्योरम लगेगा। अगर साइडों पे लिमिट जो है वो 0 हैं तो दरमियान वाली लिमिट भी 0 होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो 0 आ गई। अब हुआ ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी 0 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट राइट दोनों लिमिट्स अगर बराबर हों तो फिर लिमिट भी फंक्शन की वही होती है। तो हमने ये साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होने के सब की वजह से लिमिट x अप्रोचेस 0 f(x) 0 है। अब आपको जो फंक्शन दिया हुआ था उसकी तरफ गौर से देखें तो f(0) जो है वो क्या है, वो 0 है। इट इज़ गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जो मैंने अभी बताया था कि वो उसने फंक्शन के फार्मूले से नहीं निकाली वैल्यू, खुद ही बताया हुआ है कि x 0 होगा तो f(0) आपने 0 लेना। तो अब लिमिट भी 0 आई है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। ये आपके पास जो है लिमिटिंग वैल्यू है x अप्रोचेस 0, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एट x इक्वल टू 0। दोनों चूँकि सेम आ गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 0। दिस शोज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, यही था ना, x cos 1/x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्विकली इसका रिव्यू कर लें अगर आप, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ था एक, और इसकी एक 0 के ऊपर वैल्यू लेदा से 0 दी हुई थी।
हमने इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट मालूम की, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम की, दोनों ही ज़ीरो आ गई। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट भी ज़ीरो होगी, और फंक्शन की लिमिट भी ज़ीरो है तो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू भी ज़ीरो है। तो लिहाजा दोनों चुके बराबर आ गई हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0।